सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जयशंकर जी द्वारा रचित कहानी अंधेरे। जुलाई की दोपहर की घड़ियां थीं और अन्नी खिड़की के पास खड़ी गिरती बारिश को देख रही थी। पुरानी और संकरी सड़क पर बारिश की बूंदें उतरती और देखते देखते कहीं गुम हो जाती। पुराने मकानों की छतों पर गिरती बूंदों से एक खास किस्म का स्वर निकलता और बिजली के तारों पर बूंदें थमती गिरती रहती। इसी तरह की बारिश को अन्नी ने इसी खिड़की से अपने बचपन के दिनों में भी देखा था। आदमी से बाहर उसके परिवेश और प्रकृति में कितने कम बदलाव आते, किंतु उसके अपने अंदर कितना कुछ बदल जाता है। शायद आदमी के भीतर की दुनिया उसके बाहर की दुनिया से कुछ ज्यादा टूटती बिखरती होगी। तभी बचपन की बारिश और जवानी की बारिश भले किसी आदमी को एक सी महसूस होती हो, पर उसको देखती निगाहें बदल जाती हैं। दूसरे कमरे में फोन की घंटी बजने लगी थी। क्या बस लेट थी? बाबा फोन पर पूछ रहे थे। हाँ, अन्नी ने झूठ बोला। घर में सब ठीक ठाक है? राधाबाई ने सब व्यवस्था कर दी है। और तुम्हारा खाना? मैंने बस में ही खा लिया था। उसने दोबारा झूठ बोला। बारिश के रुकते ही यहाँ आ जाती। ठीक है, हम लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। मैं शाम तक आ जाऊंगी। उसने अपनी इस भूल को महसूस किया कि उसने फोन पर अपनी छोटी माँ और जिया से बात करनी थी, लेकिन उसका मन बेचैन बना। उसकी अपने लिए शिकायत और शर्म बढ़ती चली गई। पिछले 6 बरसों में पूना से वह बीच बीच में आती रही थी और इसी मकान में रुकती रही थी। तब बाबा और छोटी माँ यहीं रह रहे थे, लेकिन हाल ही में वे लोग नए फ्लैट में चले गए थे। अन्नी ने सोचा था कि पूना में बीते पिछले दिनों की व्याकुलता के साथ उसका कुछ दिनों तक अकेले रहना ही ठीक रहेगा और पुराने मकान में यह संभव हो सकेगा। छोटी माँ और बाबा को उसका यहाँ आना और रहना ठीक नहीं लगा था, लेकिन बाबा ने इस मकान की मरम्मत और साफ सफाई के लिए छुट्टियां ली थी और छोटी माँ ने इन सब के लिए ज़रूरी पैसों के लिए कर्ज लिया था। बाबा को यह भी समझ में आ गया था कि 17-18 बरस की जो लड़की अपनी माँ की मृत्यु के बाद पढ़ाई के लिए पूना गई थी, वही लड़की 6 बरस बाद अपने शहर नहीं लौटी है। अन्नी बड़ी हो गई थी, शांत और गंभीर रहने लगी थी, पहले से कम बोलने लगी थी और वह भी धीरे धीरे संभल संभल कर। उसके बाबा के मन में यह ख्याल भी आया था कि क्या अन्नी ने उनके दूसरे विवाह को अच्छी तरह स्वीकार किया है या नहीं। अपनी बिटिया के लिए मकान को ठीक ठाक करने के लिए उसके पिता ने छुट्टियां ली थी। वह गर्मियों के आखिरी दिन थे और स्कूल का सत्र शुरू हुआ ही था। घर की मरम्मत, साफ सफाई और पुताई होती रही थी और वे बरामदे में कुर्सी डाले हुए काम की निगरानी करते रहे, पुराने परिचितों से बतियाते रहे और रोमा रोला का उपन्यास ज्या के स्त्रोफ पढ़ते रहे थे। इस घर की उनकी अपनी खट्टी मीठी यादें थीं। यहीं उनके माँ बाप मरे थे, यहीं उनकी बिटिया जन्मी थी। इसी घर में उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ था। मौत के वक्त अन्नी की माँ की उम्र 38 की थी। वह क्लास में अपने छात्रों को भूगोल पढ़ा रही थी और तभी उनके सीने में तेज दर्द उठा था। उनके घर आने के कुछ क्षणों के बाद ही न उनका दर्द रहा और न वह खुद। अन्नी 11वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी तब उसके बाबा बीमार होते चले गए। उस पूरे साल में अन्नी की जिम्मेवारियां बढ़ती गई थी। घर संभालते हुए उसे 12वीं की परीक्षा देनी थी और स्कूल भी दूर था। माँ के पाले हुए कुत्ते, तोते और उनके लगाए गए छोटे से बाग का भी ध्यान रखना पड़ता था। जैसे तैसे माँ को गुजरे हुए 1 साल बीत गया और तभी अन्नी ने शहर से बाहर पूना में अपनी मौसी के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला लिया था। इस फैसले की वजह शायद उसके पिता का अपनी ही स्कूल की एक अध्यापिका से दूसरा विवाह होना भी था, जो गर्मियों के लिए तय हुआ था। अपने बाबा के दूसरे विवाह के 2 महीने बाद अन्नी पूना चली गई और वहां अपनी मौसी के मकान की बरसाती में रहने लगी। उसकी मौसी के पति भी सेना में थे और कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए थे।
मौसी सेना के ही एक स्कूल में पढ़ा रही थी और 17-18 की उम्र के अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। एक पराए घर में अन्नी के शुरुआती दिन कुछ मुश्किल और मनहूस बने रहे। अपने घर और इलाके का छूटना उसे सताता रहा। नई जगह और नए कॉलेज में अपनी कमज़ोर अंग्रेजी और कमज़ोर आंखों की परेशानियां भी बढ़ी हुई जान पड़ी। बाबा के दूसरे विवाह ने भी कहीं न कहीं अन्नी के अपने संशय और संताप को बढ़ाया ही था। पर उन दिनों में बाबा और छोटी माँ इतने दूर से भी उसका बराबर ख्याल रखते रहे। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों और दिक्कतों को समझते रहे। बाबा और छोटी माँ की चिट्ठियां लगातार आती रहीं। मौसी ने भी उसका ख्याल रखने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे अन्नी के दिन बेहतर, सहनीय और आत्मीय होते गए। मौसी के अलावा घर में उसका हम उम्र कजिन था और उससे कुछ छोटी बहन जो मैट्रिक की तैयारी कर रही थी। शुरू के दिनों में मौसी की चाल का माँ की चाल से और माँ के चेहरे से समानता का सामना अन्नी को माँ की कुछ ज्यादा ही याद दिलाता रहा था। वह बरसाती के अपने कमरे में रोती रही थी। मौसी उसे जंगले के पास खड़े हुए पुकारती और बरबस ही उसे माँ का पुकारा जाना महसूस होने लगता। पर धीरे धीरे मौसी भी माँ की तरह ममतामयी होती चली गई थी और अन्नी को उनका सानिध्य भाने लगा था, छूने लगा था। फोन की घंटी दोबारा बज उठी। उधर के रिसीवर पर छोटी माँ थी। उसकी छोटी बहन जिया भी फोन के पास कुछ कुछ कह रही थी। तुम थक गई होंगी, यहाँ आराम कर लिया है। भूख तो लगी होगी। मैंने 11 बजे ही खाया था। मैं तुम्हारे लिए टिफिन भेज रही हूँ। बारिश थमते ही बाबा के साथ यहाँ आ जाना। जिया तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। बड़ी मुश्किल से खाना खाया है। तुम्हारे साथ खाने की जिद पर अड़ी थी। तुम स्कूल नहीं गई? हम दोनों ने ही छुट्टी ले रखी थी। तेज बारिश नहीं होती तो हम बस अड्डे आ जाते। इधर तुम्हारे बाबा की सर्दी जरा सी भी नहीं भाती है। मैं जल्दी ही निकलती हूँ। जिया का तरसना, उन दोनों का छुट्टी पर रहना और बाबा की तबीयत का जिक्र कुछ ऐसी बातें रहीं कि अन्नी को अपने यहाँ उतरने के ख्याल पर पछतावा होने लगा। वह बस अड्डे से सीधे बाबा के पास जा सकती थी। बाबा की यही उम्मीद रही होगी। छोटी माँ ने फ्लैट के एक कमरे में एक मेज पर अन्नी की पुरानी किताबों को जमाया है। वहीं अमृता शेरगिल के उस चित्र को भी टांगा है जिसे उसकी माँ ने अपने कमरे में टांग रखा था, जिस चित्र को अन्नी बचपन से ही पसंद करती आई थी। इस घर में आने, अपनी पुरानी चीज़ों और जगहों के साथ रहने के पीछे अगर अन्नी के साथ पिछले दिनों में कुछ बीता था तो यह भी था कि अपनी इधर की मनह स्थितियों के साथ वह कुछ दिनों तक बाबा और छोटी माँ के साथ ज़्यादा ना रहे। इससे उन्हें लगता कि वह उनके साथ होने से इस तरह बुझी सी है और ऐसा होने के कारणों को वह उनके साथ साझा नहीं कर सकती थी। वह खुद उन बातों को समझना चाह रही थी जिन्हें पिछले दिनों में उसने देखा था, सहा था, समझना चाहा था। इस मकान का खाली खाली सा होना, एक कोने में माँ की सिंगर मशीन का खड़े रहना, जूट के बैग में रखी हुई उनकी सलाइयों और अदबने स्वेटर के छोटे से हिस्से का बाहर होना, माँ के दिनों का छोटा सा पूजा घर और रसोई की पीली दीवारों पर खड़ा बारिश का अंधेरा, कुछ उन चीज़ों में आ रहा था जिनसे पिछले 4 घंटों से अन्नी को तसल्ली मिलती रही थी। पूना में कैंप एरिया में जिस बस स्टॉप से अन्नी कॉलेज के लिए बस पकड़ती थी, वहीं फूलों और गुलदस्तों की दुकान थी। वह वहां खड़ी रहती और वहां से आती फूलों की गंध कभी कभार उसे उन चुनिंदा शामों में ले जाती जब वह अपने माँ बाप के साथ शास्त्रीय संगीत की महफिलों में शामिल हुआ करती थी और माँ की वेणी से आती गंध उसे सम्मोहित किए रहती थी। ऐसी यादों के बीच से गुजरते हुए वह यह भी सोचा करती थी कि अगर उसकी माँ जीवित रहती तो उसका अपना जीवन वैसा नहीं होता जैसा वह अब है, जैसा वह हमेशा रहेगा। पराए परिवार और शहर के शुरुआती दिनों को छोड़ दिया जाए तो अन्नी का अपना जीवन ठीक ठाक ढंग से ही बीत रहा था। कॉलेज दूर था और वह बस से आना जाना करती थी। उसके विषय भी नए थे और वह पहले की तरह माँ बाबा से अपनी पढ़ाई के लिए मदद भी नहीं ले सकती थी। सारा दिन पढ़ने में और सुबह कुछ अपनी तैयारी में, कुछ घर के छोटे मोटे कामों में गुजर जाती थी। छुट्टी का दिन आता तो वह अपनी बरसाती की साफ सफाई करती, अपने सप्ताह भर के कपड़ों, पर्दों, चादरों और बैगों को धोती।
बिस्तरों को धूप में डालती, किताबों पर से धूल झाड़ती, अपने और मौसी के कपड़ों को इस्त्री करती और यह सब करते हुए ट्रांजिस्टर सुनती रहती। उसी दिन उसे बाबा को उनके पत्रों का जवाब भी लिखना होता और उसी दिन वह कैंप एरिया के पुराने बगीचे में मौसी के साथ शाम की सैर पर जाती रही थी। जून के आखिरी दिनों में उसका एमए का नतीजा कुछ बेहतर ही निकला और वह वहीं रहते हुए रिसर्च करने, पार्ट टाइम नौकरी करने का मन बना रही थी। तभी उसके साथ कुछ इस तरह का घटने लगा कि उसने सोचा कि अगर उसे पूना में रहना भी है तो मौसी के घर पर नहीं। पर वह कहाँ रहेगी? क्या बाबा इसके लिए तैयार होंगे? वह मौसी को उनके यहाँ न रहने का कारण किस तरह बता पाएगी? संशय की इन घड़ियों में पहली बार उसके मन में अपने शहर में, अपने घर में कुछ लंबे समय तक के लिए लौटने का ख्याल आया था। पिछले बरसों में वह गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ा बहुत समय अपने बाबा के साथ गुजारती ही रही थी। मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ। इंटरव्यू के बाद चली जाना, मौसी ने कहा था। तब तक आ जाऊंगी। तुम पिछले महीने तो हो आई हो ना? बाबा की याद आ रही है। सच कह रही हो? तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। उसने झूठ बोला था। ठीक है, अरुण से रिजर्वेशन के लिए कह देना। मैं लाइब्रेरी जा ही रही हूँ, वहीं से रिजर्वेशन के लिए चली जाऊंगी। कब जाना चाहोगी? 3-4 दिनों में। बाबा को फ़ोन पर बता दूंगी। वह पिछले 10-12 दिनों से इस पशोपेश में रहती आई थी कि क्या मौसी को उसे अरुण की हरकतों के बारे में सब कुछ सच सच बताना ठीक होगा? इससे अरुण कितना ज्यादा लज्जित होगा, मौसी को इससे कितना कष्ट मिलेगा। फिर घर में जवान होती दूसरी लड़की भी है। अरुण की मासूम और जवानी की दहलीज पर खड़े चेहरे का ख्याल भी था कि अन्नी ने पिछले दिनों की वारदातों को अपने तक ही रखने और किसी से भी न कहने का फैसला लिया था। अन्नी में यह था कि वह अपने फैसले खुद करती रही थी और उसके अच्छे बुरे नतीजों को सहने के लिए अपने मन को तैयार करती रही थी। फिर अन्नी के लिए यह बताना कठिन भी था कि अरुण कितनी बेहुदा किस्म की तस्वीरों का एल्बम उसके कमरे में रख गया था और वे पत्रिकाएं कितनी घटिया किस्म की थी जिसे अरुण ने उसकी मेज पर रख छोड़ा था। इधर वह उसको छूने छेड़ने की कोशिशें भी करने लगा था और उसकी देह के उभारों को ताकता रहता था। एक दोपहर तो हद ही हो गई थी। वह मकान में अकेली थी और उसने नहाते हुए महसूस किया कि कोई बाथरूम की खिड़की के पास खड़ा है। वह जैसे तैसे अपनी बरसाती के अंदर घुसी थी और कुछ देर बाद ही उसे दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। अरुण दरवाजा खुलवाना चाह रहा था और दरवाजा खुलवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उस रात वह भय और शर्म से सो ही नहीं पाई थी। जिंदगी में पहली बार अपने औरत होने का ख्याल इतनी शिद्दत के साथ अन्नी के करीब खड़ा रहा। क्या किसी की देह के लिए हमारी आकांक्षा रिश्तों की मर्यादा और मार्मिकता को भी भूल सकती है? क्या अरुण जैसा सीधा साधा संवेदनशील लड़का भी देह के दबाव में इस तरह आ सकता है? उस रात जागते हुए वह यह निश्चित नहीं कर पाई कि अरुण का ऐसा व्यवहार उसके दिल दिमाग की उपज है या सिर्फ देह के अपने दुख दर्द के बारे में इतना ज्यादा सोचा भी नहीं था और वह देह के उस दर्द को ही जानती रही थी जो देह से ही रिश्ता रहा है, दिल और दिमाग से नहीं। कहीं उसके मन में यह बात भी आती जाती रही थी कि उसे गंभीरता और गहराई के साथ अपने मौसेरे भाई अरुण की बेताबी और बेचैनी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अन्नी को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए मौसी और अरुण ही आए थे। मौसी को जल्दी जाना पड़ा और अरुण ही बस निकलने तक बस की खिड़की के पास खड़ा रहा था। अरुण ने ही उसके लिए वहां के स्टॉल से एक अंग्रेजी फिल्मी पत्रिका खरीदी थी जिसके कवर पर एक अधनंगी लड़की खड़ी थी। मुझसे बस में पढ़ा नहीं जाता, इनमें पढ़ने के लिए रहता ही क्या है? बस पन्ने पलट लेना, मैं लौट कर देख लूंगी, तब तक तुम पढ़ लेना। पत्रिका लौटाते हुए उसने महसूस किया कि इतने बरसों में भी उसके मौसेरे भाई को उसकी रुचियों का हल्का सा भी आभास नहीं मिला था। वह खुद ही अपने कजिन के बारे में क्या जानती थी? उसने इस किस्म की फूहड़ हरकतें न की होती तो अन्नी के मन में उसे लेकर ऐसे सवाल और संशय जन्म ही नहीं लेते। एक ही छत के नीचे रह रहे लोग भी एक दूसरे को लेकर कितने उदासीन बने रहते हैं। अन्नी ने शुरुआत से ही कोशिश की होती तो शायद वह अरुण से बात कर सकती थी, अरुण को समझा सकती थी। इस मकाम पर ऐसा करना संभव न था और न ही सरल।
बारिश के बाद हम माथेरान जाएंगे। माथेरान नहीं, पंचगनी ठीक रहेगा, अन्नी ने कहा। दोनों हंसने लगे थे। यह उनके बीच चलने वाला पुराना मजाक था। पिछले 6 वर्षों में ये लोग कहीं घूमने जाने की बातें करते रहे थे, लेकिन एक बार भी कहीं के लिए निकल नहीं पाए थे। जाने की बात के बीच बीच में किसी न किसी के द्वारा दोहराए जाने और वहां कभी भी नहीं जा सकने से यह बात उनके लिए एक किस्म के घरेलू ठिठोली में बदल गई थी। अन्य अपने बचपन के घर की खिड़की से न थमती हुई बारिश को देख रही थी। शाम होने को आ रही थी और बारिश धीमी जरूर हो चुकी थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। बाबा को फोन करने के लिए अन्नी बीच में कमरे में गई। बाबा, तुम एक ऑटो लेकर आ जाओ। मैं ऑटो स्टैंड तक भी गई तो भीग जाऊंगी। ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाना है? इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम आओगे और हम निकल जाएंगे। अन्नी ने कैंप एरिया से अपने बाबा, छोटी माँ, बहन और राधाबाई के लिए खरीदी गई चीज़ों को एक बैग में रखना शुरू किया। बहन के लिए कुछ खिलौने और किताबें थी, माँ के लिए हैंडलूम की 2 साड़ियाँ और बाबा के लिए एटलस। उसने घर के लिए नींबू का अचार और जेली की एक बड़ी बोतल भी साथ रख ली थी, और राधाबाई के लिए चौसर के खेल का सामान, जिसके लिए कि वह बार बार कहती रही थी। उसने लकड़ी के कुछ प्रयोगशील खिलौने उस संस्थान से खरीदे थे जो बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा था। उसकी बहन 5 साल की हो रही थी और इसी सत्र में उसका स्कूल जाना शुरू हो रहा था। अन्नी ने भी इसी उम्र में भारतीय विद्या भवन में दाखिला लिया था, और तभी बाबा से उसकी माँ ने भी स्कूटर चलाना सीख लिया था, पर वह स्कूटर पर बैठे हुए सड़क पर कभी नहीं निकली। बाबा उनकी इस बात को याद करते हैं। मुझे मरने से नहीं, एक्सीडेंट से मरने से डर लगता है, माँ कहती थी। और जो इतने लोग सड़कों पर गाड़ियों में निकलते हैं वो, बाबा ताना देते। मैं सिर्फ अपना जानती हूँ, दूसरों के बारे में मैं न जानती हूँ और न कुछ कहना चाहती हूँ, माँ कहा करती। अन्नी ने भी माँ की इस आदत को नोट किया था। वह दूसरों के मामलों में दिलचस्पी नहीं लेती थी। किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोलना, किसी भी बात में बिना सोचे समझे शामिल होना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी माँ का यह अंश अन्नी के भीतर भी पलता पकता रहा था। अन्नी को भी किसी मसले पर निर्णय देना, दूसरों की शिकायतें करना नहीं भाता था, और शायद यही कारण था कि अरुण की हरकतों से बेचैनी महसूस करते हुए भी उसको लेकर अन्नी के मन में कोई ठोस सी मान्यता बन नहीं पाई थी। पिछले 2 महीनों से वह उसकी छोटी छोटी हरकतों को नज़रअंदाज करने की कोशिशें करती रही थी, और उसके बाथरूम के पास खड़े होने की दोपहर के बाद की सुबह अन्नी ने उससे कहा था, यह सब ठीक नहीं है, तुम बहुत डरपोक लड़की हो, यही समझ लो। मेरे साथ यह सब दोबारा नहीं करना, अगर किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ? कहीं भी। क्या मेरा अपना घर नहीं है? तुम्हारी छोटी माँ का घर? वहाँ भी जा सकती हूँ, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम मुझे बहुत जानते हो, 5 साल से तुम यहाँ रह रही हो। तभी मौसी छत पर तौलिया डालने के लिए आई थी। अन्नी ने महसूस किया था कि अरुण के भीतर कोई बात, कोई ख्याल, कोई तनाव गहराता जा रहा है। अपने इस हम उम्र मौसेरे भाई के अड़ियलपन और निर्लज्जता का गहराता एहसास भी था कि अन्नी को उसी वक्त अपने बचपन के मकान का बरामदा, उसकी लाल दीवारों, छोटी माँ के सांवले और सुंदर चेहरे की याद ने घेरना शुरू कर दिया था। उसे लगा कि उसकी मौसी जी का घर उसका अपना घर नहीं है। उसने यह भी सोचा कि आदमी में ऐसा कोई आवेग भी पैदा हो सकता है जो किसी बात का, किसी मर्यादा या मूल्य का ध्यान रखना नहीं जानता है। यह आदमी के आदिम आवेग का मामला था, और अन्नी इसके बारे में शायद ही कुछ जानती थी, समझती थी। अन्नी अपनी छोटी बहन के साथ थी। बाबा उसके लिए सैरिडॉन लेने फार्मेसी गए थे और छोटी माँ उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। दीदी, यहाँ कितने दिन रहोगी? थोड़ी देर में चली जाऊंगी। तुम चलोगी? अभी नहीं, बाहर कितना अंधेरा है। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? मैं अंधेरे से खूब डरती हूँ। अपनी छोटी बहन के डर को सुनते हुए अन्नी सोच रही थी कि इस घर से बाहर ऐसे कितने ही अंधेरे इलाके खड़े हैं जिन्हें जिया धीरे धीरे जान पाएगी, जिनके साथ धीरे धीरे रहना सीख जाएगी। कभी उसे भी अंधेरे से ही डर लगता था, सिर्फ अंधेरे से डर लगता था, और बिजली गुल होते ही वह माँ से लिपट जाया करती थी। माँ बाबा के पास ना होने से रोने चीखने लगती थी,
फिर एक दिन माँ नहीं रही और उसने माँ के ना रहने के बाद अंधेरे को जाना था, जिया था। वह उसके जीवन का सबसे गाढ़ा, सबसे भयावह अंधेरा रहा था। छोटी माँ, उसका पूना जाना, उसे पूना में पराई छत पर दिन रात बिताने पड़े। माँ के बिना सब उजड़ा उजड़ा सा लगता ही रहा था। अब बाबा भी कहीं दूर थे और अंधेरा होने पर वह किसी को भी पुकार नहीं सकती थी, किसी से भी लिपट नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी में तरह तरह के अंधेरे उतरने लगे थे और वह उन अंधेरे इलाकों को पहचानना शुरू कर रही थी। बाहर धीरे धीरे गिरती बारिश थी और कहीं अंधियारा, कहीं उजाला। अपनी छोटी बहन की तुतलाहट, मुस्कान और रसोई से बाहर आती छोटी माँ की आवाज़, रसोई में तैयार होते पकौड़े की गंध अन्नी को उन दिनों से दूर करती जा रही थी जो उसने पिछले दिनों पूना की अपनी छत पर बिताए थे। उसकी छोटी बहन चौसर बिछा रही थी, कौड़ियों को फेंक रही थी, गोटियों को इधर उधर बिना समझे रख रही थी और पड़ोस में सोफे पर बैठी अन्नी मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। तभी खिड़की के करीब से गुजरती ट्रेन के उजाले की लंबी सी लकीर नजर आई थी और बाबा का चेहरा भी, जो देहरी पर खड़ा हुआ अपनी दोनों बेटियों की तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। छोटी माँ रसोई से बाहर निकल रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।